यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच युवजन सभा की टीम और यूथ ब्रिगेड की टीम, अल्पसंख्यक की टीम हमारे हार पहना के माल्यार्पण करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत इस्तकबाल करेंगे। हर्षित यादव, सोहाले चौधरी, मोहम्मद मियां भाई, मोहश्याम भाई, फरहत सिद्दीकी, सॉरी अजमल भाई, जोरदार तालियों से हमारे नेताजी का स्वागत, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ए भैया जी अपनी पकड़ो, ये माला हो जाएगी जा। हाँ हाँ जी जिप में रखो। ए आप लोग आ जाओ इधर, आप आ जाओ। विधायक जी इधर हो ना। जिन्होंने स्वागत कर लिया है वो लोग में ले लेना है, मंच को खाली करते हैं आगे से। अंदर कोई है वहाँ पे मैं अंदर है। निकल जाओ माला। उतारते रहिए, आप आइए। हमारे भैया आदित्य यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तलवार भेंट करेंगे और हमारे चाचा शिवपाल सिंह यादव जी गदा भेंट करेंगे। पहुंचे राहुल, आगे पहुंचे। जिन लोगों ने स्वागत कर लिया है वो लोग स्टेज से पीछे को आ जाए। हमारे भैया जरा स्टेज को खाली करते पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे भैया आदित्य यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तलवार भेंट की और हमारे चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ से गदा भेंट। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अब आप लोग स्टेज खाली कर दीजिए। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे दिलों की धड़कन और नौजवान नेता जो आज पूरे हिंदुस्तान में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं। एक जोरदार नारा, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। एक शेर के साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। जनाब अखिलेश यादव।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष यादव जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित यहां से कई बार चुने गए विदेश मंत्री आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब, पूर्व विधायक आबिद रजा जी, वीरपाल सिंह यादव जी, ओमकार सिंह जी, ब्रजेश विधायक भूपेंद्र सिंह दद्दा जी, आज हमारे साथ ताकत बढ़ाने के लिए और समर्थन देने के लिए आए हाजी बिट्टन जी, श्रीमती लक्ष्मी गौतम जी, सुंदरलाल लोधी, किरणपाल मांगेराम कश्यप जी, श्रीमती सादाब फातिमा जी, डॉक्टर ओमकार सिंह जी, लक्ष्मण यादव, सचिन गुप्ता, सतीश प्रेमी जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक ओम प्रकाश सिंह जी, हाजी रईस साहब, हाजी अजमल जी से लेकर के बहुत सारे हमारे सभी समाजवादी साथी जो मंच पर हैं, जो दूसरे मंच में दिखाई दे रहे हैं, हमारे सभी जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता, संचालन कर रहे सुहेल सिद्दीकी साहब, हमारे इस विधानसभा के अध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव जी से लेकर के इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं जिस समय आया आपके बीच में और अभी तक मैं देख रहा हूं जहां इतनी गर्मी है और लोगों से भरा हुआ मैदान हमें दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये जो जोश और उत्साह ये बता रहा है कि इस बार बदायूं की जनता ने मन बना लिया है, न केवल जिताने का काम आप लोग करेंगे बल्कि आदित्य यादव को रिकॉर्ड मतों से यहां जिता करके भेजेंगे। वैसे तो तोते उड़ने वाली बात आ गई है सामने, तोते जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली वाले भी बदायूं आए हुए हैं और उनके पास सब सूचना और जानकारी का तंत्र है। जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन उनके तो आज ही तोते उड़ गए होंगे आपकी जानकारी करके। हम लोग सब जितने मंच पे साथी बैठे हैं वो आदित्य यादव जी के लिए वोट मांगने आए हैं। और मुझे याद आ रहा है जब मैं पहली बार मंच पर चुनाव लड़ने गया था, हमारे पुराने साथी जिन लोगों ने वो चुनाव देखा होगा, उस चुनाव में जब मैं अपने लिए वोट मांगने गया था तो केवल मैंने नेताओं के नाम लिए थे और केवल सहयोग की अपील कर करके बैठ गया था। मैं जब भाषण खत्म हो गया तो मुझे याद है कि नेताजी ने दोबारा कहा कि दोबारा भाषण दे दो, और उस समय के लोगों को याद होगा कि मैं फिर नाम लिया और अपने लिए सहयोग की अपील कर करके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा हूं आज आदित्य यादव को आप लोगों ने, बदायूं के लोगों ने नेता पहले ही बना दिया। ये इनका लोकसभा का पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव लड़ने आए हैं आपके बीच में। यहां का नौजवान, यहां का बुजुर्ग, यहां का किसान भाई, यहां उपस्थित जितने साथी हैं, सब इनकी मदद करना, एक एक वोट देकर के इनको जिताने का काम करना। ये बदायूं की धरती ने हमेशा संदेश दिया है और ये ऐसी धरती रही है जहां पर
न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया को संदेश देने का काम इस धरती से हुआ है। यहां की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, ये मेल मिलाप का हमारा जो समाज बना है, इसकी पहचान बहुत अलग दिखाई देती है। जहां तक चुनाव का सवाल है, जो लोग चुनाव को देख रहे होंगे वो जानते होंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो ये संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरा वो कोविड वाली बात आपके सामने आ गई होगी कि जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और सबसे कहा कि सब वैक्सीन लगवा लो, सबने लगवाई, लेकिन शायद हमारे जैसे कुछ साथी होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई होगी। लेकिन सोचो, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो क्या गुजरता होगा उन पर। और अब तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जो सर्टिफिकेट देखते होंगे वो लोग भी इस बार निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए, क्योंकि ये तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आपदा में अवसर होता है, और जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की वसूली की है, शायद दुनिया में भी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा होगा जिसने इतने बड़े पैमाने पर वसूली की होगी। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों से तो ले लिया पैसा इन्होंने, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा करके, लेकिन जो लंबी सूची आई है उसमें पता लगा है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन दी थी उन लोगों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। तो न केवल संविधान को खतरा इनकी सरकार से, बल्कि इनके फैसलों से जान को भी खतरा है। और पिछले 10 साल में जितनी भी इन्होंने बातें की हैं सब झूठी बातें, और वादे भी झूठे निकले इनके। हमारे किसान भाई होंगे, याद होगा उनको, यही दिल्ली वाले आते थे और कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और किसानों ने मेहनत की, किसानों ने तैयार हो गई अपनी फसल, जो आज के समय में लागत है वो लागत बढ़ गई। लेकिन बताओ, यहां तो सब किसान और किसान से परिवार के जुड़े लोग हैं। अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब आय दोगुनी नहीं हुई, और बीच में आपको याद होगा, आपको कि इन लोगों ने काले कानून लाने का काम किया, और वो अगर काले कानून आ गए होते तो हमारा किसान और किसान की पैदावार उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती। यही इसी देश के किसान जाकर के दिल्ली पे धरने पे बैठ गए, सालों साल बैठे रहे, लेकिन जब चुनाव उन्हें लगा कि वो चुनाव उनका हार जाएंगे या डगमगा जाएगा चुनाव, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। कानून वापस लेकर के ये फैसला नहीं लिया कि एमएसपी मिलेगी। हम अपने किसान भाइयों को आज कहना चाहते हैं, जो लोग ये नारा दे रहे हैं विकसित भारत बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस दिन हमारे किसानों को जो कानूनी अधिकार है एमएसपी का, जिस दिन सरकार दे देगी, उसी दिन हमारा किसान तो खुशहाल होगा ही होगा, हमारा देश भी विकसित देश बनने की राह पे चल देगा। जहां इन्होंने विकसित यात्रा को गांव-गांव पहुंचाया था,
अगर हमारे किसान भाई और जो प्रधान लोग बैठे होंगे यहां, अगर प्रधानों ने न सहयोग और मदद की होती तो इनके गांव में भी विकसित भारत के कोई कार्यक्रम नहीं हो पाते। और जब इन्हें वोट चाहिए था तो ये राशन दे रहे थे, और राशन में रिफाइंड तेल और न जाने क्या क्या दे रहे थे, नमक। और आज क्या दे रहे हैं आपको? आज आपको क्या मिल रहा है? ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि इसको खा करके स्वस्थ हो जाएंगे। बताओ, राशन, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बंटवा दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हम अपने गरीब लोगों को कहना चाहते हैं, जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल पैकेट का आटा खा रहे हैं, हमारे किसानों को कीमत नहीं मिल रही है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो हमारे ही गेहूं के उद्योगपति ले लेते हैं और पैकेट में आटा का कारोबार कर रहे हैं। वो पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। जहां हम लोग राशन भी देंगे, गुणवत्ता के साथ राशन भी देंगे, वहीं समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री भी देने का काम करेंगे। जहां आटा स्वादिष्ट और पौष्टिक मिलेगा, स्वाद बेहतर होगा, वहीं आजकल बहुत सी चीजें डाटा के माध्यम से हम लोगों की हल हो रही हैं। बिना डाटा के तो आजकल कुछ चल ही नहीं पा रहा है। जब ये कंपनियां फोन दे रही थी तो उस समय सब कुछ फ्री था। जब सबके हाथ में चला गया तो कीमत वसूल रहे हैं, और आज इसके माध्यम से हर जानकारी हासिल हो रही है, सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। सरकारी योजनाओं के साथ साथ अगर आपको जानकारी हासिल करना चाहते हो, इसके न केवल इससे हमारा बाजार चल रहा है बल्कि हमारा जीवन भी आसान कर दिया। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि स्वादिष्ट और गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा तो देंगे ही देंगे, लेकिन अपने लोगों को डाटा देने का भी काम करेंगे। जहां किसान भाई कर्ज में डूब रहे हैं और बीजेपी की सरकार में, पिछले 10 साल की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने 10 साल में उद्योगपतियों का साथ दिया कि किसानों का साथ दिया? अगर उन्होंने किसानों का साथ दिया होता तो 1 लाख किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। जब कर्ज माफी की बात आई तो इन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका कर्ज माफ किया, जो इनके खासम खास लोग थे उनका कर्ज माफ किया। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब भी सरकार में आएंगे तो अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। और इसलिए कर्ज माफ होगा क्योंकि ये उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ कर रहे हैं। इन बीजेपी वालों को गरीबों का कर्ज माफ न करना पड़े तो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिसका कर्ज है उसका बैंक से माफ होगा। वो जानते थे कि अगर लाखों में कर्ज माफ करना पड़ेगा तो हमारे किसानों की भी गिनती आ जाएगी। इन्होंने जो नियम बनाया वो ये नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिसने कर्ज लिया है उसका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे यहां सब लोग जानते होंगे, जो यहां पर मौजूद होंगे, उनका कर्ज लाखों में होगा, करोड़ों में नहीं होगा। इसलिए अगर वो 16 लाख करोड़
बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, तो लाखों का कर्ज हम लोग किसानों का माफ कर करके उनको खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ हमारा किसान महंगाई से लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको, वहीं हमारे नौजवानों के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ ये पा सकते थे वो सरकार ने छीन लिया। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग कर करके परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने लगातार मेहनत की और जब परीक्षा देने जाते थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और परीक्षा का पेपर एक लीक नहीं हुआ है, अगर पूरे पेपर गिनोगे तो अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। और ये जो पुलिस भर्ती हुई थी अभी, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने इंतजाम किया है, सुरक्षा दी है, सब कुछ बेहतर कर दिया है, 2 दिन परीक्षा चलाई, लेकिन जब बच्चे घर पर लौट करके आए तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर वो परीक्षा नहीं कैंसिल होती तो हो सकता था 8 या 10 लाख बच्चे ऐसे होते जिन्हें 100 में 100 नंबर मिल जाते। तो सरकार के सामने संकट था कि जब 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तो बताओ उनको नौकरी कैसे देंगे। वो पेपर भी लीक हुआ और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें कि जहां अगर 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है और केवल उनके 3 सदस्य इस सरकार के खिलाफ हैं, 3 वोट, और अगर 60 लाख हैं लोग ऐसे, तो 60 लाख का गुणा 3 से तो वो 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर 2,25,000 वोट इनके खिलाफ न पड़ने जा रहा हो। तो बताओ ये बचेंगे कैसे? बताओ एक लोकसभा में अगर 2,25,000 वोट कम हो रहा हो केवल नौजवानों की वजह से, तो बताओ ये बचेंगे कैसे? इसीलिए आपने देखा होगा पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। उनको यही सुनाई दे रहा है। उनके भाषण बदल गए भाषण के नहीं बदल गए। उनके भाषणों में हार के रुझान आने लगे हैं, हार का रुझान आ गया उनके भाषणों में। और कई लोग तो ऐसे हैं बड़े, दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, लेकिन लखनऊ वाले तो चाचा जी को याद करते हैं। जब वो परेशानी में फंस जाते हैं, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, हमने तो और आपने देखा होगा विधानसभा में उनके उल्टे पुल्टे जवाब आपने सुने होंगे। एक बार ये आरोप लगा रहे थे सदन में कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। हम लोग खड़े होकर के पूछे कि बताओ मुख्यमंत्री जी वो 46 में 56 वाली सूची कहां है? उस दिन से लेकर के आज तक बताओ वो सूची क्या जारी की इन्होंने? क्या जारी कर पाए वो? और फिर कहां चले जाते हैं वो? फिर वो चाचा को ढूंढते हैं। उनका आपने वो योगा वाला भी देख लिया होगा, कहते थे 4 बजे सो के उठ जाते हैं। जो व्यक्ति 4 बजे सो के उठता हो और जब योगा करने के लिए कैमरा टीवी लगाओ तो बताओ एक टांग पे नहीं खड़ा हो पाता हो। और किसने कहा था कि एक टांग पे खड़े हो? लोम अलोम कर लेते तो नहीं पकड़े जाते। बताओ पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? ये बहुत अलग तरह के लोग हैं। अब इनकी नजर संविधान पर पड़ी है, संविधान को बदलने की। लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि जो संविधान बदलने की बात करेंगे
उन्हें वो सरकार से बदल देंगे। जो लोग डबल इंजन वाले थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे थे डबल इंजन की, ये जो डबल इंजन वाले लोग हैं, होर्डिंग देखना बड़े बड़े शहरों में लग गई होंगी, होर्डिंग लगी हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। बरेली में देखा, और जगह देखा, हो सकता बदायूं में भी लगी हो। जो डबल इंजन वाले थे उनका एक इंजन पहले से ही गायब है, केवल एक इंजन बचा है, उसको बदायूं वाले वोट डाल करके हटा देंगे। ये संविधान बदलना चाहते हैं, और न केवल संविधान बल्कि हमारे नौजवान में देख रहा था, जिनकी बाजुओं में ताकत होती है वही खंबे पर चढ़ पाते हैं। अगर इन नौजवानों को दौड़ने का मौका मिल जाए, नौकरी करने का मौका मिल जाए, तो वो खंबे थोड़ी चढ़ेंगे, नौकरी करने जाएंगे। बताओ ये नौकरी कैसी नौकरी दे दी फौज की इन्होंने। ये अग्निवीर जो नौकरी है 4 साल की, हम नौजवानों को कह करके जा रहे हैं कि हम कभी स्वीकार नहीं कर रहेंगे इस नौकरी को, और जब भी सरकार में आएंगे तो पहले जैसी नौकरी जो पक्की नौकरी होती थी, जिसमें वर्दी और पेंशन और सम्मान मिलता था, वही नौकरी करने का काम करेंगे। ये खाकी वर्दी वाले कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं हम लोगों पर, ये खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। ये लोग भी समझ लें कि बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आ गई तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये सोचते हैं ये कैसे हो जाएगा। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ आपको पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था आधी रात आकर के नोट बंद हो जाएंगे? क्या आपको पता था? तो सोच लीजिए आप लोग भी कि फौज की 4 साल की नौकरी और हमारे खाकी पहनने वाले भाई लोगों की 3 साल की नौकरी। ये जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स की नौकरी है, क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है क्या? ये नौकरी आधी अधूरी नहीं है क्या? जब चाहते तब निकाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के नौकरी। और यही नहीं, क्योंकि ये संविधान में जो हमें हक और सम्मान मिला है, संविधान जो हमें अधिकार देता है, उसको छीनने का नया तरीका निकाला है। जो चीजें सरकारी थी उनको बेच रहे हैं, उनको प्राइवेट हाथों में लेकर के ले जा रहे हैं। सोचिए अगर वो प्राइवेट हाथों में चली जाएंगे तो क्या हमें और आपको आरक्षण मिलेगा क्या? ये जो हवाई जहाज वाली कंपनी थी सरकार की, विभाग की, जिसमें 1 लाख के लगभग लोग नौकरी पाते थे, अगर 1 लाख नौकरी सरकारी होती थी तो हमारे पीडीए परिवार के न जाने कितने परिवारों के बच्चों की नौकरी लग जाती थी। ये पीडीए परिवार को धोखा दे रहे हैं। अभी तो जहाज वाली कंपनी बेची इन्होंने, रेलवे भी बेचना शुरू कर दिया है, LIC भी बेची है इन्होंने, पानी के जहाज वाली जो बंदरगाह वो बेच दिए, और बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हमारी टेलीफोन कंपनियां थीं उनको बेच दिया। डिफेंस को भी प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो सोचो जब सब निजी हाथ में चला जाएगा तो बताओ हमारे और आपके आरक्षण और नौकरी का क्या होगा? बताओ ये संविधान को मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे हैं? अगर समुद्र मंथन कभी एक समय हुआ था इस धरती पर, तो ये 2024 संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, और ये जो मैदान में खड़े लोग हैं वो सब संविधान के रक्षक लोग हैं। हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। क्या ये हमें और आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये जो प्राइवेट कंपनी उसमें आरक्षण नहीं है, इनमें नौकरियां आरक्षण के तहत नहीं मिलती हैं। और आज का नौजवान तो पढ़ा लिखा है, जानकार है, टाइप कर करके देख लेना। जो प्राइवेट कंपनियां हैं अगर 10 लाख नौकरी देते हैं तो हमारे आपके पीडीए परिवार के उसमें कोई शामिल नहीं दिखाई देगा। इसलिए धोखा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा धोखा? सोचो हमारे देश के इतने बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है,
कल ही आपने अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया और याद किया मजदूरों को। जो रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से कहते हैं कि 83% नौजवान बेरोजगार है भारत में। सोचो 83% जिस देश का नौजवान बेरोजगार हो, वो देश कैसे खुशहाल होगा, कैसे विश्वगुरु बनेगा। इसलिए जहां हमारे आपके सामने संविधान बचाने का ये चुनाव है, वहीं हमें संविधान में दिए हुए अधिकार उनके बचाने का चुनाव है। यही संविधान है जो हमें न्याय का रास्ता दिखाता है, और यही संविधान है जो हमारे आपके संजीवनी है, जो जीवन देता है और आगे बढ़ने का हमें हक देता है, बराबरी का हक देता है। ये लोग हैं जो संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए संविधान बचाओगे आप कि नहीं बचाओगे? अब कहते हैं कि परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम पीडीए परिवार के लोग हैं और हम संघर्ष वाले लोग हैं। और अगर बीजेपी को इतना ही परिवार बुरा लगता है तो वो संकल्प लें और कसम खाएं कि किसी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। तो बताओ कितने बचे वहां पर? अगर ये जो परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, अगर वो संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे, तो बताओ कितने बचेंगे? ये संघर्ष वाला परिवारवाद है, ये संघर्ष वाला है, मैदान में रहने वाला परिवार है। और फिर हम सब परिवार तो एक ही तो है, पीडीए परिवार। घबराए हुए पीडीए परिवार से, और मैंने कई मौकों पर फिर कहता हूं, यही पीडीए जो एनडीए को हराने का काम करेगा और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने का काम करेगा। बताओ इंडिया गठबंधन जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? पहले दूसरे चरण में ही इनके पैर उखड़ गए हैं। बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है। बताओ उनको क्या समझ में आ रहा कुछ? उनकी भाषा जाने कौन सी हो गई। कोई विकास की बात नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हम और नेताजी इसी बदायूं में आए थे। आबिद राय साहब और ये लोग जानते होंगे, जब धर्मेंद्र यहां पर सांसद थे, सरकार समाजवादियों की थी, धर्मेंद्र ने कहा यहां पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया था और मेडिकल कॉलेज ऐसा बना था कि कोई गरीब वहां पहुंचता, उसका इलाज, उसकी दवाई फ्री होती, उसे कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ता, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ मेडिकल कॉलेज कैसा कर दिया इन्होंने? क्या गरीब को वहां दवाई और इलाज मिल पा रहा है? मेडिकल कॉलेज तो बर्बाद कर ही दिया, लेकिन ये हमारी जो एम्बुलेंस थी वो बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? गरीब को कुछ नहीं, फोन मिला करके केवल कहना पड़ता था, एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए आ जाती थी। और केवल एम्बुलेंस और मेडिकल कॉलेज से ये केवल सुविधा नहीं मिल रही थी। आप पता कर लेना, जितने समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज बनाए और एम्बुलेंस में हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिला था। जहां सेवा हो रही थी वहीं नौकरी और रोजगार भी मिल रहा था। और यही नहीं, बर्बाद कर दी, 100 नंबर वाली गाड़ी भी बर्बाद कर दी। ये 100 नंबर दी थी कि गांव में कोई दूर तकलीफ और परेशानी में अगर है तो फोन मिलाता था, पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। 100 नंबर। और हमारे लखनऊ वालों ने जो योगा करते हैं डगमगा करके, उन्होंने 100 नंबर से 112 कर दिया। हमारे सीधे साधे खाकी पहनने वाले भोले भाले लोगों को लगा कि सरकार ने अगर नंबर बढ़ा दिया तो हमें भी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वो तो 100 से 112 किया था, लेकिन हमारे इन लोगों को भी लगा कि रेट बढ़ा देना चाहिए।
रेट बढ़ गया और जो सुविधाएं समाजवादियों ने दी थी लैपटॉप वाली, आज कहीं भी चल रहा होगा लैपटॉप समाजवादियों का होगा किसी गांव में तो वो चल रहा होगा, और जब उसको ऑन करते होंगे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते होंगे। उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना सा दे दिया। अगर फोटो हम लोगों ने अपनी लगाई तो फोटो उसमें भी लगा दिया, लेकिन घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ नकल की कि नहीं की? इन्होंने बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट से सीखी है, पैकेट से। ये कभी हमारे बुजुर्ग बाजार गए होंगे, पार्ले जी का बिस्कुट पहले लेते होंगे तो बताओ कितना बड़ा मिलता था, इतना बड़ा पैकेट मिलता था। और कंपनी जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्हें मुनाफा कमाना शुरू किया तो पैकेट छोटा होता हुआ चला गया। बताओ आज कितने बिस्किट का मिल रहा है पैकेट? ये दोबारा आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको। और इन्होंने यही चीज खाद की बोरी में काम शुरू कर दिया है। कितना किलो गायब है उसमें, फिर गायब कितना और कर दिया। तो बताओ अब कितने का रह गया? इस सरकार में आ गए, अगर ये सरकार में दोबारा आ गए तो पाउच में देंगे आपको खाद। बताओ है बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही? महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? इसलिए नौजवानों, सब बातें आप जानते हो। ये बदायूं अपने घर के लोग हैं, इससे न कैसा लगाव है, कितना गहरा रिश्ता है। आदरणीय सलीम शेर सिरवानी साहब को न जाने कितनी बार आपने चुन के लोकसभा में भेजा, नेताजी को भेजा, धर्मेंद्र को भेजा, और हम लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा अगर है तो अपने बदायूं के लोगों पर है। पिछली बार हारे नहीं थे हम लोग, हराए गए थे हम लोग, हारे नहीं थे उस समीकरण में। हम लोग धोखे से हार गए और हराए गए थे, कुछ धोखा खा गए और हरा दिए गए। तो बताओ पिछला भी हिसाब किताब पूरा करोगे कि नहीं करोगे? बताओ पिछला हिसाब किताब पूरा करोगे कि नहीं करोगे? अगर पिछला हिसाब किताब पूरा करना चाहते हो आप, तो अपना बूथ आगे करोगे सबसे कि नहीं करोगे? अपने बूथ की रक्षा करेंगे आप। और जब मतदान करो तो सावधान भी रहना इन विरोधी लोगों से। सावधान रह के रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? और हम तो जानते हैं इस चरण में जितनी भी लोकसभाएं हम लोग लड़ रहे हैं वो सब ऐतिहासिक सीट वोटों से जीतने जा रही हैं। हमारे अलावा सभी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं और आखिरी में हमें भी लड़ना पड़ गया। इसलिए यहां जिता करके हमारी भी मदद करना। और ये तो जो आपका विकास रुका पड़ा था, ये जो आपका विकास रुका पड़ा है, जो काम नहीं हो पा रहे, हमें याद है कि धर्मेंद्र हमेशा कहते थे 4 लेन सड़क बननी चाहिए। याद है कि नहीं याद है? अब आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा, चाचा अपने आप सड़क बना देंगे। बताओ बदायूं में सब चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे ये बदायूं शहर वाले जानते होंगे तार अंदर हो गए कि नहीं हो गए? और ये जो बिजली मिल भी रही है, जो आपके सब स्टेशन बने हैं, ये बीजेपी वालों के नहीं है, सब समाजवादियों के हैं। और कभी 7 साल में मुख्यमंत्री जी के मुंह से कभी सुना बिजली के कारखाने का नाम? हम लोगों ने तो कई बार पूछा, कई बार कहा कि बोल दो एक बार। हमने कहा कि बोल दो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। आज तक नहीं बोला। बताओ कभी बोला उन्होंने? ये जो बिजली आपको मिल रही है सब समाजवादियों की देन है। इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई।
और केवल ऐसा बिजली का बिल आता है कि सबको करंट लग रहा है। मीटर लगवा दिए, सब मीटर लगवा दिए। और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये अच्छा है, गंगा एक्सप्रेस चलो बना जा रहा है, लेकिन आगरा लखनऊ से अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। हम अपने बदायूं को लोगों को कह के जा रहे हैं कि एक कोई था, उसने मोड़ दिया, जाने कहां ले गया एक्सप्रेसवे। वो फर्रुखाबाद का नारा याद होगा कि फर्रुखाबाद वाले खाएं गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गया खन्ना। बताओ कहां टेढ़ा मेढ़ा लेके चला गया उधर। इस एक्सप्रेसवे को भी सीधा कर करके आपको लखनऊ से जोड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। और ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो बदायूं के लोगों को 2.5-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, आप लखनऊ पहुंच जाओगे। और पीछे दिल्ली जाना चाहोगे तो दिल्ली भी जल्दी पहुंच जाओगे, आपको दोनों तरफ आसाम से पहुंच जाओगे। सड़कें भी बनेंगी, बिजली का इंतजाम भी होगा। ये ठीक का नौजवानों की बात माननी पड़ेगी इनकी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बहुत स्टेडियम बनाए हम लोगों ने, बहुत स्टेडियम बने हैं। और स्वाभाविक है, इधर तो जमाना क्रिकेट का हो गया शुरू, और हमारे मुख्यमंत्री जी का क्रिकेट खेलते हुए देखा था आपने। एक बॉल आई और 3 टप्पे खा करके भी बल्ला हवा में घुमा दिया मुख्यमंत्री जी ने। आपने देखा कि नहीं देखा? इसलिए जब समाजवादी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से लखनऊ का बना है, जहां पर बड़े बड़े मैच हो जाते हैं, आपके बदायूं में भी नौजवानों को स्पोर्ट्स सेंटर बना करके अपने नौजवानों को मौका देंगे। इसलिए मदद करिए सब लोग, सब मिल करके मदद करना। बोलो मदद करोगे? ये तो जानते ही होगे कि कभी बचपन में चाचा ने और नेताजी ने हम लोगों को लेकर के गए थे पढ़ाने। ये तो पता ही होगा ना। चाचा ही हैं जिन्होंने हम लोगों को हाथ पकड़ करके पढ़ाना सिखाया और सब देखभाल की। और शायद कोई नहीं होगा जिसको गोदी में हम लोगों ने उठाया और आदित्य के अलावा। इसलिए इतने वोट दे देना कि ये रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएं और लगे कि हां, बदायूं के लोगों ने पिछले चुनाव का भी हिसाब किताब इस बार बराबर कर दिया है। जहां आपकी ये सुविधाएं हैं, ये दिल्ली वाले बुलेट ट्रेन पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, किस दिशा में इनकी बुलेट ट्रेन घूम गई पता ही नहीं। बदायूं में बुलेट ट्रेन आई क्या? इसलिए यहां पर ट्रेन से कोई जुड़ने का काम बदायूं का नहीं हुआ है। इसलिए ट्रेन से बदायूं को जोड़ करके दिल्ली तक ले जाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां मैं आदित्य जी के लिए आपसे सहयोग और मदद मांग रहा हूं, वहीं आपके पड़ोस के हैं नीरज मौर्य, उनकी भी मदद करना आप लोग। वो भी इस जिले का ही हिस्सा है जहां चुनाव हो रहा है, और समीकरण इससे अच्छे नहीं हो सकते। बताओ, पीडीए का परिवार एक हो गया कि नहीं हो गया? पीडीए परिवार, समीकरण और टिकट सब बेहतर है समाजवादियों की। इसीलिए घबराए हुए बीजेपी के लोग। इसलिए जहां आप आदित्य की मदद कर रहे हैं, वहीं हमारे नीरज मौर्य की भी मदद करना। और अग्निवीर से जैसी व्यवस्था को हम लोग हमेशा खत्म करेंगे, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और नौकरी रोजगार, और साथ ही साथ जो सरकारी 30 लाख नौकरियां अभी भरी नहीं गई हैं, उनको भरने का काम भी करेंगे। और जो हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण के तहत उन्हें भरा जाए, उस तरह भर करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ जब वोट खुलेंगे तो सबसे ऊपर आदित्य यादव सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सबको।